नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए बाल विकास एवं शिक्षण वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 के अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए आइए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यह कथन है रायबर्न का, मैकडूगल का, वाटसन का, मन का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकडूगल का। मैकडूगल महोदय ने कल्पना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें हम गत अनुभवों को, उन वस्तुओं को जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, नवीन रूप में संगठित करने या सजाकर पुनः स्मरण करने को कल्पना कहते हैं। कल्पना में स्मृति का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2 है, एक इंजीनियर किसी पुल निर्माण करने की कल्पना पहले से करके एक रूपरेखा तैयार करता है। उसकी कल्पना किस प्रकार की है? पुनरुत्पादक कल्पना, रचनात्मक कल्पना, व्यावहारिक कल्पना, रसात्मक कल्पना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रचनात्मक कल्पना। अब यहाँ हम यह देखें कि जब कल्पना के प्रकार की बात हो रही है कि इसमें से हमें देखना है कि एक इंजीनियर किसी पुल का निर्माण कर रहा है, तो यह किस प्रकार की कल्पना है। तो यहाँ आइए कल्पना के प्रकार के विषय में थोड़ा देख लें। तो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कल्पना को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित और वर्गीकृत किया है। सर्वप्रमुख जो है वह मैकडूगल महोदय ने जो कल्पना का वर्गीकरण किया है वह 2 प्रकार का मुख्यतः किया है। उसमें उन्होंने पहला पुनरुत्पादक कल्पना और दूसरा उत्पादक कल्पना के रूप में किया है। उसके पश्चात उन्होंने उत्पादक कल्पना को भी 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला रचनात्मक कल्पना और दूसरा सृजनात्मक कल्पना। इसी प्रकार से ड्रेवर महोदय ने कल्पना का जो वर्गीकरण किया है वह इस प्रकार से किया है। उन्होंने कल्पना को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है, पुनरुत्पादक और दूसरा उत्पादक। और उन्होंने उत्पादक को भी 2 भागों में बांटा है, आदनात्मक और सृजनात्मक। और उन्होंने सृजनात्मक को भी 2 भागों में बांटा है, कार्यसाधक और सौंदर्यात्मक या रसात्मक। और उन्होंने कार्यसाधक को भी 2 भागों में बांटा है, विचारात्मक और दूसरा क्रियात्मक या व्यवहारिक कल्पना। और सौंदर्यात्मक या रसात्मक को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, कलात्मक कल्पना और मंतरंग कल्पना। प्रश्न संख्या 3 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन है रॉस का, बेलेंटाइन का, वाटसन का, मन का। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉस का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन रॉस महोदय का है। तो थोड़ा हम यहाँ विचार करें कि चिंतन किसे कहते हैं। तो चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अतीत के अनुभवों के निष्कर्षों का प्रयोग किसी नई स्थिति का सामना करने के लिए और किसी समस्या का समाधान करने के लिए करते हैं। यानी चिंतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, बोरिंग का, वाटसन का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ महोदय ने
प्रत्यय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ हम यह समझें कि प्रत्यय क्या हैं। तो मैं कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्यय हम लोगों द्वारा पूर्व अनुभवों के घनीभूत रूप हैं। आपने विभिन्न पक्षियों को देखा है, उनमें एक सामान्य गुण है उड़ना जो पाया जाता है। यह उड़ना पक्षियों के विषय में आपके अनुभवों का घनीभूत रूप प्रत्यय है। जब किसी प्राणी को उड़ता हुआ देखते हैं तो उसे पक्षी कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय एक सामान्य विचार है। प्रश्न संख्या 5 है, तर्क वह प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया को उस समय तक स्थगित रखती है जब तक संबंधित समस्या के आंकड़े एकत्र न हो जाएं, जिससे निर्धारित लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। यह कथन है वाटसन का, रोज का, रॉस का, बर्नार्ड का। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्नार्ड का। बर्नार्ड महोदय ने तर्क को परिभाषित करते हुए लिखा है कि तर्क वह प्रक्रिया है जो प्रतिक्रिया को उस समय तक स्थगित रखती है जब तक कि संबंधित समस्या के आंकड़े एकत्र न हो जाएं, जिससे निर्धारित लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ थोड़ा यह देखें तर्क है क्या। तो मैं इसे उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा मान लीजिए, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब उसे उसके विषय में खोज करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह तर्क का उदय होता है, अर्थात वह तर्क करना प्रारंभ करता है कि किस प्रकार हम समस्या को समाधान उपस्थित कर सकें। उदाहरण के लिए, विद्यालय जाते समय मेरी कलम जो पढ़ने की मेज पर रखी थी नहीं मिल रही है। कलम मूल्यवान है जिससे हम लिखने का कार्य करते हैं, अतः मेरे सामने कलम ढूंढने की समस्या उत्पन्न होती है और मैं इधर उधर कलम ढूंढता हूँ और विचार करता हूँ कि कलम क्या हुई, कलम को कौन ले गया। शायद नौकर कमरा साफ करने आया था या मेरी छोटी बहन जिसकी परीक्षा चल रही थी लिखने के लिए ले गई होगी। मुझे स्मरण हो जाता है कि कल वह कह रही थी कि उसकी कलम खराब हो गई और परीक्षा में अच्छी कलम ले जाना चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इस समय मैं विद्यालय जाने की जल्दी में हूं। लौट कर आने पर छोटी बहन के पास कलम अवश्य मिल जाएगी। इस प्रकार वर्तमान समस्या का समाधान हो जाता है। यही तर्क है। प्रश्न संख्या 6 है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यह कथन किसका है? बर्ट का, बीने का, कनिंघम का, टर्मन का। सही उत्तर है बकिंघम का। बकिंघम महोदय ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब आइए हम थोड़ा समझें कि वास्तव में बुद्धि है क्या। तो अब तक के हुए शोध के आधार पर कोई भी सर्वमान संप्रत्यय बुद्धि का नहीं आ सका है। हम संयुक्त रूप से यह कह सकते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं, उन सबको लेकर हम सिर्फ इतना बता सकते हैं या कह सकते हैं कि बुद्धि जो है मुख्यतः 3 प्रकार बताया गया है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। ऐसा बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्न, क्रूज, काल्विन, सिरिल वर्ट। और दूसरा जो है बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसमें जो विद्वान हैं बकिंघम, डियरबोर्न, थार्नडाइक। और तीसरा जो है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इस मानने वाले विद्वान टर्मन, स्पीयरमैन और बीने हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि को इन 3 प्रकार से सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने आप को कहीं न कहीं एडजस्ट किया हुआ है।
तो बुद्धि, इन्हीं तीन को हम जानें कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। प्रश्न संख्या 7 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैं बीने, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, टर्मन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। यहाँ आइए देखा जाए कि जो बुद्धि के जितने कारक विद्वानों ने माना है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है, वे कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं। तो एक कारक सिद्धांत जिसके समर्थक और प्रतिपादक विद्वान या मनोवैज्ञानिक हैं बीने, टर्मन, स्टर्न। दूसरा जो है द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन महोदय हैं। बहुकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक फिलिप बर्नन हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिआयामी जेपी गिलफोर्ड महोदय हैं और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटेल हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक होवर्ड गार्डनर हैं और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग का है। इस प्रकार ये प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक लोग हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 91 से 110 के बीच में होती है उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामान्य बुद्धि। तो इस बुद्धिलब्धि 91 से 110 के बीच के बालकों को सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, अर्थात IQ इक्वल टू MA अपान CA इंटू 100। यहाँ बुद्धिलब्धि वितरण को देख लिया जाए एक चार्ट के माध्यम से। बुद्धिलब्धि सीमाएं हैं, प्रतिशत है और वर्ग है। 130 से अधिक जिनकी बुद्धिलब्धि होती है ऐसे बालक 2% पाए जाते हैं, इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। और 121 से 130 की बुद्धिलब्धि वाले बालक जो कि 7% के आसपास पाए जाते हैं प्रखर बुद्धि बालक कहलाते हैं। और 111 से 120 के बीच बुद्धिलब्धि स्तर वाले बालक जो 16% के आसपास पाए जाते हैं तीव्र बुद्धि बालक कहलाते हैं। और 91 से 110 बुद्धिलब्धि स्तर वाले बालक जिनकी संख्या 50% के आसपास होती है सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं। और 81 से 90 के बीच वाले बुद्धिलब्धि स्तर वाले बालक जो कि 16% के आसपास पाए जाते हैं मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और 71 से 80 बुद्धिलब्धि स्तर वाले जो कि 7% के आसपास पाए जाते हैं अल्प बुद्धि बालक कहलाते हैं। और 71 से कम जो कि बुद्धिलब्धि होती है उनके प्रतिशत 2% पाए जाते हैं, इन्हें जड़ बुद्धि बालक कहते हैं। बुद्धि मापन के क्षेत्र में फ्रांस के बीने को बुद्धि मापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने साइमन के सहयोग से सन 1905 ईस्वी में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था। प्रश्न संख्या 9 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? वाटसन, स्किनर, विलियम वुंट, बंडूरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम वुंट। विलियम वुंट जर्मनी के चिकित्सक दार्शनिक थे जिन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट ने सन 1879 ईस्वी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो मित्रों आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।